गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम आप सभी लोगों का। जी क्लास लाइव हो चुकी है दोस्तों, ठीक 9:25 पर। तारीख का आपको पता है, टुडे इज़ 8 मई 2024। मैं यहाँ पे देवेंद्र, नकुल, प्रदीप, उदय, संदीप, जीतू, राम प्रसाद, आप सभी के कमेंट देख पा रहा हूँ। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप कि आप सभी लोग भी कुशल मंगल होंगे। तो चलिए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। जैसा कि मुझे याद है, हम लास्ट क्लास में ह्यूमन फिजियोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम में फैक्टर अफेक्टिंग गैस एक्सचेंज को पढ़ रहे थे और उसमें हमने 3 फैक्टर है वो पढ़ लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। फर्स्ट जो था वो था विड्थ ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, यानी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की चौड़ाई जितनी ही कम होगी उतना ही एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो ज़्यादा होगा। उसके बाद हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज भी पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा गैस एक्सचेंज उतनी ही ज़्यादा होगी। उसके बाद है वो हमने पढ़ा था, तीसरा जो फैक्टर था वो था सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज, यानी गैसों की विलेयता जितनी ज़्यादा होगी एक्सचेंज ऑफ गैसेज है ब्लड और एल्वियोलाई के बीच उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद जो फोर्थ फैक्टर हमारे सामने निकल के आ रहा वो है सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं वो हमने बताया था कि फेफड़े हैं, उनमें लास्ट में एक पाउच नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद एक लास्ट में जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो थी लंग्स की वो थी एल्वियोलाई या कुप्पिका। और कुप्पिका का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया जितना ही ज़्यादा होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस उतना ही ज़्यादा होगा। तो फोर्थ जो फैक्टर है वो फैक्टर है इन्फ्लुएंसिंग गैस एक्सचेंज, यानी गैसों के विनिमय का जो चौथा फैक्टर है वो है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया। कैसे इफेक्ट करता है देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लंग्स, इट इंक्रीजेज द गैस एक्सचेंज, यानी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का एरिया जितना ही ज़्यादा होगा तो गैस एक्सचेंज है उतना ही ज़्यादा होगा। द सरफेस एरिया ऑफ ए ह्यूमन लंग्स इज इक्वल टू ए टेनिस कोर्ट। देखो भी कितनी बढ़िया बात निकल के आ रही है कि जो अपने फेफड़े हैं उनमें एल्वियोलाई पाई जाती है, दोनों फेफड़ों में, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग में एल्वियोलाई है। और एल्वियोलाई का सरफेस एरिया टोटल जोड़ें तो वो कितना होता है, एक टेनिस ग्राउंड के इक्वल होता है। ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है टेनिस ग्राउंड का। ये अपने फेफड़े, इन फेफड़ों के अंदर एल्वियोलाई है, ये ऊपर से ट्रेक क्या आ रही है प्राइमरी ब्रोंकाई और आगे नेक्स्ट सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगी और इनके अंदर एल्वियोलाई पाई जाती है। उन एल्वियोलाई का सरफेस एरिया देखें तो कुल जो सरफेस एरिया है, छोटी सी स्ट्रक्चर है और उसको फैलाएं तो कितना सरफेस एरिया निकल के आता है। द सरफेस एरिया ऑफ ए ह्यूमन लंग्स इज इक्वल टू ए टेनिस कोर्ट, यानी टेनिस का जो कोर्ट है ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, इतना सरफेस एरिया निकल के आता है एल्वियोलाई को अगर फैला कर देखें हम तो फैक्टर अफेक्टिंग गैस एक्सचेंज जो टॉपिक है, अपने 4 फैक्टर है वो हमने पढ़ लिए। उसके बाद गैसों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसको डिस्कस करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी गैसों का ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट का मतलब हम जानते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब किसी वस्तु को या है ना किसी पदार्थ को ले जाया जाता है, यानी उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसकी जगह चेंज हो रही है। ट्रांसपोर्ट का मतलब उसको लेके कोई और जा रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन, CO2 है, गैस है, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पे अपने पास ब्लड है, रक्त है। अपने शरीर में 5 लीटर, ऑलमोस्ट 5 लीटर ब्लड होता है अपने पूरी बॉडी में और ये ब्लड है वो गैसों का परिवहन करता है, गैस ट्रांसपोर्ट करता है। और ब्लड के अंदर हमने पढ़ा है RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सभी ब्लड सेल होती है और ये ब्लड सेल है ये गैसों का ट्रांसपोर्ट करेगी कहाँ, जैसे ये यहाँ पे ह्यूमन का नर्वस सिस्टम, ब्रेन है, इसके बाद मसल सेल है और ये बॉडी ऑर्गन है, किडनी वगैरह है ना। तो सभी अंगों को, लीवर हो गया, बॉडी के सभी लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मसल सेल हो गई अपनी, है ना, लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब हो गया, ऊपर सबसे
ब्रेन हो गया, सभी भागों को ऑक्सीजन लेके जाता है ब्लड और वहाँ से CO2 वापस लेके आता है फेफड़ों तक। तो गैसों का ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट टॉपिक जो अपना वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, अपने CO2 और O2 दोनों, फ्रॉम एल्वियोलाई टू द सिस्टेमिक टिश्यू एंड वाइस वर्सा। यानी एल्वियोलाई से टिश्यू तक, अपने उत्तक तक जो ऑक्सीजन जाती है और उत्तक से वापस एल्वियोलाई में CO2 आती है, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज हो रहा है। और कौन कौन सी गैस है? O2 है, O2 का ट्रांसपोर्ट होगा लंग्स से टिश्यू की तरफ, और CO2 का ट्रांसपोर्ट जो होगा, परिवहन जो होगा, वो होगा उत्तक से फेफड़ों तक, यानी टिश्यू से लंग्स की तरफ। और O2 का परिवहन होगा दो रूपों में। पहला है फिजिकल सॉल्यूशन, यानी ब्लड प्लाज्मा में घुलित अवस्था में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। और उसके बाद है अपनी RBC, और RBC में हीमोग्लोबिन है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है और ऑक्सीजन का परिवहन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, और एक ब्लड प्लाज्मा में घुलित अवस्था के रूप में। और दूसरी जो गैस है वो अपनी CO2 है। CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू से लंग्स की तरफ। तीन रूपों में होगा। पहला जो है वो कार्बोनिक एसिड के रूप में CO2 का परिवहन होता है। उसके बाद CO2 का परिवहन होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में। जब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, यानी CO2 का फिर हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के परिवहन होता है, यानी ओ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में CO2 का परिवहन होता है। और एक जब CO2 बाइकार्बोनेट आयन के रूप में भी परिवर्तित होती है ना। तो CO2 तीन रूपों में, पहला है वो कार्बोनिक एसिड के रूप में, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में, और बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। O2 का परिवहन तीन रूपों में, फिजिकल सॉल्यूशन के रूप में, यानी ब्लड प्लाज्मा में सोल्यूबल फॉर्म में ऑक्सीजन का परिवहन। उसके बाद हीमोग्लोबिन से जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का परिवहन, यानी दो रूपों में ऑक्सीजन परिवहित होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। और CO2 है वो तीन रूपों के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है, तीन रूपों में। पहला रूप जो है कार्बोनिक एसिड के रूप में, दूसरा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में, थर्ड जो है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। फर्स्ट जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन पढ़े हम। तो अभी हमने बताया कि दो रूपों में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। पहला था ब्लड प्लाज्मा द्वारा घुलित अवस्था में, यानी सॉल्यूशन की फॉर्म में, इन फिजिकल सॉल्यूशन, ब्लड प्लाज्मा के साथ सॉल्यूशन बन गया ऑक्सीजन का। ठीक है भाई, कितना 3% ऑक्सीजन का परिवहन होता है ब्लड प्लाज्मा द्वारा घुलित अवस्था में। 3% ऑफ ऑक्सीजन कैरिड बाय डिजॉल्विंग इन प्लाज्मा। ठीक है भाई। उसके बाद सेकंड है ऑक्सीजन का परिवहन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। कैसे होता है? 97 हो गया प्लाज्मा द्वारा घुलित अवस्था में, तो 97 बाकी रह गया। रेस्ट जो 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय हीमोग्लोबिन ऑन RBC। हीमोग्लोबिन जो है रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, अपना ब्लड में रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, वो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में। और हीमोग्लोबिन में 4 हिम यूनिट पाई जाती है। एक हीमोग्लोबिन में हिम यूनिट कितनी होती है? ये रेड ब्लड सेल, और इसके अंदर है RBC के अंदर है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में होता है हिम पार्ट होता है, उससे ऑक्सीजन जुड़ती है उससे। तो RBC है, RBC में ये अपना हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन आएगी लंग्स से और वो इसके साथ जुड़ेगी तो बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये बन गया क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट होगा हीमोग्लोबिन, और साथ में कौन जुड़ी हुई है? ऑक्सीजन। और जैसे हीमोग्लोबिन टिश्यू में जाएगा तो वहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वहाँ पे डिसोसिएट हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन को वहाँ पे छोड़ के, और उसके साथ में CO2 वापस फेफड़ों में ले आता है हीमोग्लोबिन। ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है उसमें हिम यूनिट कितनी होती है? हिम यूनिट होती है 4। हीमोग्लोबिन में हिम यूनिट कितनी? 4 होती है, यानी प्रत्येक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन परमाणुओं या 4 ऑक्सीजन अणुओं को ट्रांसपोर्ट करता है।
हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ऑक्सीजन बाइंड विद hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin. This is called oxygenation. Hemoglobin has 4 हिम यूनिट। एक हेमोग्लोबिन में हिम यूनिट कितनी होती है, 4। हेमोग्लोबिन हैज़ 4 हिम यूनिट, सो ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक जो हेमोग्लोबिन का यूनिट जो है यानी मॉलिक्यूल है, एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, उसमें 4 हिम यूनिट होती है, यानी एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणुओं को परिवहित कर सकता है। ऑक्सीजन बाइंड होती है हेमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल फॉर्म में, रिवर्सिबल मैनर में, यानी वापस वो उससे डिसोसिएट होगी टिश्यू में जाके। इरिवर्सिबली अगर बाइंड हो गई तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं है। तो वो रिवर्सिबली मैनर में हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है और फॉर्म करती है किसको, ऑक्सीमोग्लोबिन को। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन। यह ऑक्सीडेशन नहीं है, हम यह पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन का ऐड होना कहलाता है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिमूव होना कहलाता है रिडक्शन। यहाँ पे वो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस है, ना कि ऑक्सीडेशन। ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड हो रहे हैं। कब बाइंड होंगे, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होगा और CO2 का पार्शियल प्रेशर लो होगा। और हम यह जानते हैं कि ऑक्सीजन का हाई पार्शियल प्रेशर तो लंग्स में होता है और ये ऑक्सीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाएगा फेफड़ों में। रिवर्सिबल है, इसका मतलब ये डिसोसिएट भी हो सकता है, ये ऑक्सीमोग्लोबिन डिसोसिएट भी हो सकता है। कब होगा डिसोसिएट, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होगा और CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई होगा, और वो होता है टिश्यू में। कहाँ होता है, टिश्यू के अंदर जो है, टिश्यू में O2 कम होती है, यानी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है और CO2 का पार्शियल प्रेशर टिश्यू में ग्रेटर है, ज़्यादा है। तो वहाँ पे ऑक्सीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाएगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है भाई। आगे जो नेक्स्ट है वो है बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन डिपेंड अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ आयन कंसंट्रेशन या फिर pH, और फोर्थ जो है टेम्परेचर। यानी ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना 4 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यानी pH पे, और फोर्थ जो है टेम्परेचर पे ऑक्सीजन का बाइंड होना इन 4 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। कैसे, एल्वियोलाई में हम जानते हैं कि देयर इज ए हाई PO2 और लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लेसर H+ आयन कंसंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर होता है। जो कुपिक है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई है, लो CO2 है, H+ आयन कंसंट्रेशन भी लो है और लो ही क्या है, टेम्परेचर। इसी कारण एल्वियोलाई में जो है, एल्वियोलाई के बाहर ब्लड की सप्लाई हो रही है और ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड होगा, ना कि CO2, क्योंकि ऑक्सीजन के बाइंड होने के लिए एल्वियोलाई में फेवरेबल कंडीशन है। दिस फैक्टर फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये सभी जो फैक्टर हैं, कौन कौन से, ये सभी ऑक्सीजन का अधिक होना, CO2 का कम होना, H+ आयन की सांद्रता का कम होना, तापमान का कम होना, ये सभी फैक्टर फेवर करते हैं किसको, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन को। नेक्स्ट और कौन से फैक्टर हैं, टिश्यू में इसका उल्टा है। टिश्यू में क्या है, इसका रिवर्स है। कैसे, टिश्यू में ऑक्सीजन कम होती है, अपने उत्तक है उसमें ऑक्सीजन कम है, वहाँ पे CO2 उत्तकों में ज़्यादा होती है, उत्तकों में H+ आयन की सांद्रता भी ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। ये सभी फेवर करते हैं ऑक्सीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को, यानी वहाँ पे ऑक्सीमोग्लोबिन जो है ये वियोजित होगा किसमें, हीमोग्लोबिन में और ऑक्सीजन में। इन टिश्यू लो ऑक्सीजन, हाई CO2, हाई H+ आयन सांद्रता और हाई टेम्परेचर, ये सभी जो है फेवर करते हैं डिसोसिएशन को ऑक्सीमोग्लोबिन के। सो ऑक्सीमोग्लोबिन डिसोसिएट टू रिलीज O2। ये उत्तक में जाके ऑक्सीमोग्लोबिन है यह टूट जाता है हीमोग्लोबिन में और ऑक्सीजन में, क्योंकि उत्तकों को चाहिए ऑक्सीजन
उत्तक ऑक्सीजन ले लेंगे और CO2 है वो हीमोग्लोबिन को, इस हीमोग्लोबिन को दे देंगे, ये हीमोग्लोबिन CO2 वापस यहाँ से लेके जाएगा फेफड़ों में। तो ये ऑक्सीजन का परिवहन हो रहा है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए 4 चीज़ें ध्यान रखनी होती है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ तभी बाइंड होगी जब वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी, वहाँ पे तापमान कम होगा, तभी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी। और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग कब होगी? जब इसका उल्टा होगा। उल्टा कैसे? का ऑक्सीजन वहाँ पे कम है तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? कम है। अगर वहाँ पे CO2 ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाएगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कि प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। यानी हम नॉर्मली जब काम कर रहे हैं, जैसे सो रहे हैं या फिर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, है ना, ये नॉर्मली जो फिजियोलॉजिकल कार्य कर रहे हैं, हम हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा कि प्रत्येक 100 ml अपना जो ब्लड है वो फेफड़ों से केवल जो ऑक्सीजन लेके जाता है उसका केवल 5 ml O2 ही टिश्यू को देता है। नॉर्मली जब हम कोई फिजिकल हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं तब प्रत्येक 100 ml ब्लड 5 ml O2 को टिश्यू को देता है। कैसे? देखो, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml O2 टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है भाई, बताओ प्रत्येक 100 ml ब्लड कितनी O2 देता है? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कितनी? 5 ml O2 है वो ही टिश्यू को देता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है जो सिग्मोइड होता है, एस शेप होता है सिग्मोइड। ये कर्व किसका है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। यानी हमने अभी पढ़ा है कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब उत्तक में पहुंच जाएगा फेफड़ों से, जब टिश्यू में ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंच जाएगा तो वहाँ पे ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो डिसोसिएट होगा किस में? हीमोग्लोबिन में, और उत्तक को दे आएगा ऑक्सीजन। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा 2 भागों में, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। तो इसका कर्व से समझते हैं कब डिसोसिएट होगा कब नहीं होगा। तो ये वक्र किसका है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व नाम है इसका। ये किस शेप का है? देख रहा है चित्र में आपको दिख रहा है साफ साफ, ये जो है एस शेप है। तो इस वक्र में परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे HbO2 का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है HbO2 का, यानी परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रही है। ठीक है भी। और एक्स एक्सिस पे जो लिया है वो लिया है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी PO2। और ये वक्र बना है यहाँ पे, ये वक्र एस शेप का ऐसे मुड़ा हुआ सा है, यानी सिग्मोइड वक्र है, ऐसे ऐसे सिग्मोइड वक्र है। ठीक है भी। तो कैसे बनता है देखो, इट इज द sigmoid curve obtained when percent saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the PO2। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिया जाएगा एक्स एस जो एक्स एक्सिस है उस पे, और सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन ये लिया जाएगा वाई एक्सिस पे। इट इज़ यूज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फैक्टर, किस किस कौन से फैक्टर भी हीमोग्लोबिन के सेचुरेशन को ऑक्सीजन के साथ कौन कौन से फैक्टर से कैसे प्रभावित होता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, उसकी स्टडी के लिए इस कर्व को यूज़ किया जाता है। कौन कौन से फैक्टर देखो, इफेक्ट ऑफ फैक्टर PO2 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑन बाइंडिंग O2 विद हीमोग्लोबिन। कैसे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो है 20 mmHg, एक्स एक्सिस है उस पे एक्स एक्स पे जो हमने लिया है वो ऑक्सीजन का आंशिक दाब, और वाई एक्सिस पे हमने लिया है HbO2 का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना। जैसे ही हमने ऑक्सीजन का आंशिक दाब 20 लिया तो देखो 20 लिया है तो यहाँ पे
वाई एक्सिस पे देखो, जब हमने ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना लिया 20, तो HbO2 का निर्माण हो रहा है 30। जब पार्शियल प्रेशर लिया 20 mmHg, तो कितना प्रतिशत बाइंडिंग हो रही है 30%। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। उसके बाद हमने पार्शियल प्रेशर बढ़ाया, जब हमने 40 किया तो देखो वक्र में यहाँ पे 70 के ऑलमोस्ट 70% सेचुरेशन हो गया। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कितना परसेंट जुड़ गई 70%। जब पार्शियल प्रेशर हमने 20 से कितना किया 40। जब हमने पार्शियल प्रेशर ऐसे बढ़ाते गए, इंक्रीज करते गए, और जब हमने क्या 85% पार्शियल प्रेशर कर दिया ऑक्सीजन का, तो सेचुरेशन लगभग कंप्लीट हो गया। 100% हीमोग्लोबिन अब बचा ही नहीं है। हीमोग्लोबिन के साथ जितने भी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल थे उन सभी के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन हो गया कितना 100%। जब हमने पार्शियल प्रेशर उतना ज़्यादा किया ही नहीं, 85-90 के लगभग ही 100% सेचुरेशन हो गया। तो ये अलग अलग जो अपने बॉडी पार्ट हैं, जैसे यहाँ पे ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जैसे हमने पढ़ा है 97% ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहाँ होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है 97% पार्शियल प्रेशर। तो वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में लगभग 100% ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही पाई जाती है। टिश्यू में पार्शियल प्रेशर हमने पढ़ा है कितना होता है 40 होता है ऊतकों में, तो वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन केवल 70 के ऑलमोस्ट, यहाँ 70% ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही है वहाँ पे। जब हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं तब और ही कम पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन वहाँ पे सप्लाई नहीं हो रही, तो वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ही कम है। तो एक वक्र हमें दिखा रहा है कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जहाँ कम होगा वहाँ CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी, तापमान भी वहाँ पे ज़्यादा होगा। कब? जब O2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा। जैसे टिश्यू में अपनी जो सेल्स है वहाँ पे रेस्पायरेशन की क्रिया हो रही है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, वहाँ पे CO2 ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, वहाँ पे H+ आयन की सांद्रता भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे O2 कम है, तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन भी क्या है, कम है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो CO2 ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट जो गैस है वो क्या है CO2। CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, 3 रूपों में हमने पढ़ा है पहले। CO2 का ट्रांसपोर्ट कितने रूपों में, 3 रूपों में। कैसे? एज ए कार्बोनिक एसिड के रूप में भी CO2 का परिवहन होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में भी CO2 का परिवहन होता है, और बाइकार्बोनेट आयन के रूप में भी CO2 का परिवहन होता है। 3 रूपों में। कौन कौन से? कार्बोनिक एसिड के रूप में, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में CO2 का परिवहन होता है। इट अकर इन 3 वेज। 3 रूपों में CO2 का परिवहन होता है, यह कहना चाहता है। इन टिश्यू CO2 इज हाई। ऊतकों में CO2 ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन ऊतकों में क्या होती है, कम होती है। ड्यू टू कैटाबोलिज्म, एक तो एनाबोलिज्म होता है और एक क्या होता है, कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म का मतलब होता है भोजन का विखंडन होना, कैटाबोलाइज होना, और एनाबोलिज्म होता है वो संश्लेषण होता है, कोई चीज़ का बनना तो कहलाता है एनाबोलिज्म, और कैटाबोलिज्म का मतलब होता है उसका टूटना। पाचन भी एक कैटाबोलिज्म है। तो ड्यू टू कैटाबोलिज्म ऑक्सीजन इज लो। टिश्यू में कैटाबोलिज्म के कारण ऑक्सीजन क्या है, कम रहती है। इन लंग्स CO2 लो है। फेफड़ों में तो ऑक्सीजन हम लेते हैं सांस के साथ, तो वहाँ CO2 कम है और ऑक्सीजन क्या होती है, ज़्यादा होती है। इन लंग्स से CO2 का आंशिक दाब कम और ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है ज़्यादा फेफड़ों में। दिस फेवर CO2 ट्रांसपोर्ट फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। ये सभी परिस्थितियां हैं वो फेवर करती है किसको, क्या CO2 को फेफड़ों में ले जाया जाए, क्योंकि फेफड़ों में ऑक्सीजन तो ज़्यादा है लेकिन फेफड़ों में CO2 कम है और ऊतकों में CO2 ज़्यादा है। जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ गैसों का परिवहन होता है और वो कहलाता है सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसे कहते हैं, उच्च दाब से कम दाब की तरफ गैसों का परिवहन कहलाता है डिफ्यूजन या विसरण। और वो उच्च दाब कहाँ पे, उच्च दाब है ऊतकों में CO2 का, और CO2 का निम्न दाब है फेफड़ों में। तो CO2 उच्च दाब यानी ऊतकों से निम्न दाब यानी फेफड़ों की तरफ CO2 परिवहित होगी, वो फेवर करता है। ये कंडीशन फेवर करती है किसको, दिस फेवर CO2 ट्रांसपोर्ट फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। 3 रूपों में CO2 ट्रांसपोर्ट होगी टिश्यू से लंग्स की तरफ। ठीक है।
तो 3 रूप हैं उनमें देखो, फर्स्ट जो है वो कार्बोनिक एसिड के रूप में 7% डिजोल्व इन प्लाज्मा, 7% CO2 का परिवहन प्लाज्मा में घुलित अवस्था के रूप में होता है। 7%, कितना? 7% CO2 का परिवहन प्लाज्मा द्वारा घुलित अवस्था में। और वहाँ ऑक्सीजन में हमने पढ़ा था 3% ऑक्सीजन का परिवहन प्लाज्मा द्वारा घुलित अवस्था में, लेकिन CO2 कितना? 7%, यानी CO2 की घुलनशीलता क्या है? ज़्यादा है। उसके बाद 23% CO2 का परिवहन होता है हीमोग्लोबिन के साथ, यानी कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में 23% CO2 का परिवहन होता है। 70% CO2 का परिवहन होता है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। ये एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन। 3 रूपों में हमने पढ़ा है। 7% CO2 का परिवहन प्लाज्मा द्वारा घुलित अवस्था में, 7% डिजोल्व इन प्लाज्मा, 23% कंबाइन विद हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, यानी 23% CO2 का परिवहन होता है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। 70% CO2 कन्वर्ट होती है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में परिवर्तित होती है। 70% CO2 किस में बदल गई? HCO3- यानी बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाती है CO2। 70% CO2 का परिवहन होता है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। 23% CO2 का परिवहन होता है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। 7% CO2 का परिवहन होता है प्लाज्मा द्वारा घुलित अवस्था के रूप में। फर्स्ट जो वे है CO2 के ट्रांसपोर्ट का वो है कार्बोनिक एसिड के रूप में। किस रूप में? कार्बोनिक एसिड के रूप में। कार्बोनिक एसिड बनेगा कहाँ से? कहाँ से आया कार्बोनिक एसिड? तो हम जानते हैं कि जो प्लाज्मा है उसमें अधिकांश पार्ट है वो पानी वाला होता है। टिश्यू में, इन टिश्यू 7% CO2 is dissolved in plasma water to carbonic acid to form carbonic acid and carried to lungs। टिश्यू में जो प्लाज्मा है वहाँ पे क्या होगा कि 7% टिश्यू वाले पार्ट में जो ब्लड है वहाँ पे ब्लड में प्लाज्मा है, और प्लाज्मा में अधिकांशतः क्या होता है? पानी होता है। तो पानी यानी H2 है। प्लाज्मा में अधिकांशतः क्या होता है? पानी होता है, H2 होता है। और जैसे ही CO2 प्लाज्मा में के कांटेक्ट में आएगी, वाटर के कांटेक्ट में आएगी, तो CO2 H2O के साथ क्रिया करके H2CO3 का निर्माण कर लेगी। CO2 किसका निर्माण कर लेगी? H2CO3 को। और इस H2CO3 को कहते हैं कार्बोनिक एसिड। अब ये टिश्यू से उत्तक में टिश्यू यानी उत्तक से अब आ जाएगी ये फेफड़ों में। किस रूप में? कार्बोनिक एसिड के रूप में CO2 अब टिश्यू से लंग्स में आ जाएगी। कितनी %? 7% CO2 प्लाज्मा में घुल के, प्लाज्मा में पानी है, पानी में घुल गई, यानी कार्बोनिक एसिड के रूप में 7% CO2 का परिवहन होता है। कितना? 7%। कहाँ बनता है कार्बोनिक एसिड? टिश्यू में। फ्रॉम टिश्यू इन प्लाज्मा कार्बोनिक एसिड का निर्माण होगा, और ये टिश्यू से आएगा लंग्स में कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड आ रहा है, इसका मतलब CO2 आ रही है। तो सीधी सी लाइन है कि 7% प्लाज्मा का CO2 का परिवहन प्लाज्मा द्वारा घुलित अवस्था में कार्बोनिक एसिड के रूप में होता है। इसके बाद दूसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में CO2 का परिवहन। सेकंड जो वे था CO2 ट्रांसपोर्ट का वो था कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन CO2 के साथ जुड़ता है तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, और वो 23% CO2 कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। एनसीईआरटी में लिख रखा है कि इन टिश्यू 20 to 25% ऑफ CO2 बाइंड टू हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, यानी 20 से 25% CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, और वहाँ वो टिश्यू से लंग्स में आती। इन एल्वियोलाई CO2 डिसोसिएट फ्रॉम कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। जब उत्तक में कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, और कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन टूटता कहाँ है? फेफड़ों में टूटता है। बनता कहाँ है? टिश्यू या उत्तक में बनता है। वहाँ क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ पे CO2 ज़्यादा है, और जहाँ CO2 ज़्यादा है वहाँ पे CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बना देगी। वहाँ से ये ब्लड के साथ आ जाएगी फेफड़ों में। फेफड़ों में आते ही डिसोसिएट हो जाएगी हीमोग्लोबिन में और CO2 में। तो क्या लिखा है देखो,
In tissue, 20 to 25% of CO2 bind to hemoglobin, form carb amino hemoglobin. In alveoli, CO2 dissociate from carb amino hemoglobin. इस डायग्राम में यहाँ पे फ्लो चार्ट में देखते हैं, ये CO2 है, ये क्या है CO2, और ये CO2 हीमोग्लोबिन में जो एमिनो समूह होता है, हीमोग्लोबिन में कौन सा समूह है, एमिनो समूह है, उसके साथ CO2 जुड़ती है किस में, टिश्यू में। तो किसका निर्माण होता है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। HbNH डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन है, और ये वहाँ से आएगा फेफड़ों में, फेफड़ों में आते ही ये हीमोग्लोबिन में और CO2 में डिसोसिएट हो जाएगा। बना कहाँ, टिश्यू में बना ये, और वहाँ से आएगा किस में, ये देखो इधर आ रहा है फेफड़ों में, यहाँ दो भागों में बंट जाएगा। ये दो भाग कहाँ थे, कहाँ थे ये टिश्यू में बने थे, ये दोनों जुड़े थे तो बना था ये देख लो। और फिर जैसे ही फेफड़ों में पहुंचाते हुए वापस दो भागों में टूट जाता है। थर्ड दो CO2 ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। कितना होता है, सबसे अधिक मैक्सिमम जो है 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। अबाउट 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्ट बाय दिस मेथड। कौन सा, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। आरबीसी में एक एंजाइम पाया जाता है, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उस पर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेजेज एंजाइम। इट इज़ ए स्लाइटली प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ये जो एंजाइम है कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। इस एंजाइम का क्या नाम है, ध्यान रखेंगे, आरबीसी की मेम्ब्रेन पे एक एंजाइम कौन सा पाया जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। इट इज़ स्लाइटली प्रेजेंट इन प्लाज्मा, थोड़ी बहुत मात्रा में प्लाज्मा में भी रहता है, और ये वैसे आरबीसी की सतह पे पाया जाता है। एट टिश्यू साइट इट फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन। कैसे, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है ये H2 और CO2 दोनों जब क्रिया करते हैं तो कार्बोनिक एसिड का निर्माण होता है। किसका निर्माण, H2CO3 जो 7% तो ऐसे ही रहता है, और बाकी 70% है वो बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाता है, HCO3 और H+ में। कार्बोनिक एसिड किस में टूटेगा, HCO3- और H+ आयन, और HCO3 आयन को बोलते हैं कार्बोनेट आयन, और इसको कन्वर्ट करने का कार्य करता है एक एंजाइम जिसको कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, जो कार्बोनिक एसिड को कन्वर्ट करता है बाइकार्बोनेट आयन और H+ में। तो 7% CO2 का ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड 70% CO2 ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट इनटू बाइकार्बोनेट आयन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। CO2 and H2 also bind in the presence of carbonic anhydrase enzyme into bicarbonic acid. In alveoli, the above reaction proceed in opposite direction, leading to the formation of CO2 and H2O. alveoli में ये जो बाइकार्बोनेट आयन और ये कार्बोनिक एसिड है, जैसे ये एल्वियोलाई में पहुंचते हैं तो वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ CO2 लेस है और O2 मोर है। तो जैसे ये ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये बाइकार्बोनेट आयन है ये डिसोसिएट हो जाएगा H2 और CO2 में, इसलिए ये रिएक्शन है रिवर्सिबल है। क्या है, रिवर्सिबल है। कब एल्वियोलाई में ये डिसोसिएट कब होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है और CO2 कम है, इस कारण ये एल्वियोलाई में वापस डिसोसिएट हो जाता है। पहले तो ये बनता है कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन, कहाँ बनता है, ये टिश्यू में बनता है, और डिसोसिएट कहाँ जाके होगा, ये फेफड़ों में एल्वियोलाई में जाके डिसोसिएट होगा। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अबाउट 4 ml ऑफ CO2 टू एल्वियोलाई। हमने पहले O2 के ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा था कि प्रत्येक 100 ml ब्लड है वो 5 ml O2 को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन प्रत्येक 100 ml ब्लड 4 ml CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। प्रत्येक 100 ml ब्लड कितनी O2 सप्लाई करता है ऊतकों को, 5 ml, और प्रत्येक 100 ml ब्लड कितनी CO2 सप्लाई करता है फेफड़ों को या डिलीवर करता है, कितनी, 4 ml, 1 ml कम है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तो हो रहा था 5 ml, एवरी 100 ml ब्लड ट्रांसपोर्ट या डिलीवर O2 टू टिश्यू 5 ml, और एवरी 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर CO2 टू लंग्स 4 ml, 1 ml यहाँ पे कम दिख रहा है अपने को, ध्यान रखेंगे।
देख लो चाहे एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अबाउट 4 ml ऑफ CO2 टू एल्वेलाई, और एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर कर रहा था 4 ml O2 टू टिश्यू। ठीक है भाई। इसके बाद चलिए जो नेक्स्ट है वो है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन, यानी श्वसन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? अपने मस्तिष्क के कौन से भाग द्वारा श्वसन की क्रिया को नियंत्रित किया जाता है? नेक्स्ट टॉपिक कौन सा? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अपने ब्रेन में है वो रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं। अपना जो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन यानी पोस्ट मस्तिष्क का, उसमें 3 भाग होते हैं, जानते हैं हम। फर्स्ट जो पोन्स मेडुला ऑब्लिगेटा, और एक और होता है सेरिबेलम। पोन्स, मेडुला ऑब्लिगेटा और सेरिबेलम 3 भाग होते हैं पोस्ट मस्तिष्क के। एक पोन्स होता है, एक मेडुला ऑब्लिगेटा होता है और एक सेरिबेलम होता है। और नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड। इस पोस्ट मस्तिष्क में श्वसन के सेंटर पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर। पहला जो सेंटर है वो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, ये मेडुला पे होता है। ये भाग कौन सा है? ये भाग मेडुला है। और इस पे इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी एरिया जो श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करते हैं, अंतर श्वसन और बहिः श्वसन को कंट्रोल करते हैं, और वो कंट्रोल सेंटर है, उसको बोलते हैं रिदम सेंटर, और ये पाया जाता है मेडुला ऑब्लिगेटा पे। उसके बाद पोन्स पे एक श्वसन से संबंधित जो केंद्र होता है उसको बोलते हैं निमोटैक्टिक सेंटर। पोन्स पे पाया जाता है। निमोटैक्टिक सेंटर कहाँ होता है? ये निमोटैक्टिक सेंटर है, ये पोन्स पे होता है। ये निमोटैक्टिक सेंटर कहाँ है? पोन्स पर। निमोटैक्टिक सेंटर पोन्स पे। उसके बाद कीमोसेंसिटिव एरिया होता है जो केमिकल यानी H+ आयन की सांद्रता द्वारा नियंत्रित होता है। pH और H+ आयन की सांद्रता द्वारा कीमोसेंसिटिव एरिया, ये रेस्पिरेटरी या श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। 3 सेंटर पाए जाते हैं अपने बॉडी में। फर्स्ट जो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये होता है मेडुला पे। कहाँ होता है? मेडुला पे, जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है मेडुला, उस पे। उसके बाद निमोटैक्टिक सेंटर ये होता है पोन्स पर। और ये कीमोसेंसिटिव एरिया है, ये अपने ओटा पे पाया जाता है, सिस्टमिक ओटा वगैरह वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो है पहला रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ होता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इट इज सीन इन मेडुला ऑब्लिगेटा, एंड मेडुला ऑब्लिगेटा में ये सेंटर पाया जाता है। इट रेगुलेट रेस्पिरेटरी रिदम यानी अंतर श्वसन और बहिः श्वसन की दर को नियंत्रित करता है रिदम सेंटर। पहली बात ये सीन यानी सीन इन मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला ये पोन्स, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट दे रखा है, देखो ये न्यूमोटैक्टिक सेंटर है, ये पोन्स वाले पार्ट में। एपनेस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्टिक सेंटर कहाँ पाया जाता है? पोन्स वाले भाग में। ये पोन्स है, ये क्या है? पोन्स। इस पर कौन से सेंटर? न्यूमोटैक्टिक सेंटर और एपनेस्टिक सेंटर। उसके बाद है मेडुला वाला भाग। ये कौन सा है? मेडुला वाला भाग। इसमें कौन कौन से होते हैं? मेडुला वाला भाग में रिदम सेंटर होता है, इंस्पायरेटरी एरिया रिदम सेंटर होता है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट जो है, अरे रिदम सेंटर कहाँ होता है? रिदम सेंटर मेडुला ऑब्लिगेटा में हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है वहाँ पे रिदम सेंटर पाया जाता है। अंतर श्वसन और बहिः श्वसन दोनों को नियंत्रित करता है, यानी रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करता है। पोन्स वाले भाग में निमोटैक्टिक सेंटर होता है। दूसरा भाग कौन सा? निमोटैक्टिक सेंटर। ये कहाँ होता है देखते हैं। ये पोन्स वाले भाग में सबसे पहले दिख रहा है। इट्स सीन इन पोन्स रीजन। कहाँ पे? पोन्स रीजन में। कौन सा सेंटर? निमोटैक्टिक सेंटर। इट मॉडरेट फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मॉडरेट फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर यानी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के साथ मिलकर कार्य करता है। Impulse from this center reduce the duration of inspiration, thereby alter respiratory rate. अंतर श्वसन की दर को क्या करता है? कम कर देता है। निमोटैक्टिक सेंटर जो है रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, अंतर श्वसन का की दर है या फिर उस अंतर श्वसन की जो दर है, ड्यूरेशन है, उसको कम कर देता है, यानी अंतर श्वसन को बढ़ाता है, अंतर श्वसन की दर को बढ़ा देता है। ड्यूरेशन कम कर रहा है सांस लेने की, इसका मतलब अंतर श्वसन की दर। व्यक्ति जो जल्दी जल्दी सांस लेगा जब ये श्वसन क्या देगा? इम्पल्स देगा, आवेग। निमोटैक्टिक सेंटर ये अंतर श्वसन की दर को बढ़ा देता है, यानी अंतर श्वसन की ड्यूरेशन को कम कर देता है। और कहाँ पाया जाता है निमोटैक्टिक सेंटर? ये पाया जाता है पोन्स वाले रीजन में। इसके बाद थर्ड सेंटर जो वो है कीमोसेंसिटिव एरिया।
यानी केमिकल से संबंधित कीमोसेंसिटिव एरिया, ये कहाँ पाया जाता है? सीन एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, यानी एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर के पास में ही होता है कीमोसेंसिटिव एरिया। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H+ आयन सांद्रता, जब H+ और CO2 आयन की सांद्रता बढ़ जाती है तो ये एक्टिवेट हो जाता है ये सेंटर, ये जो केमिकल से संबंधित है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और CO2 की सांद्रता जब इंक्रीज हो जाती है तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया है, ये एक्टिव हो जाएगा। विच इन टर्न सिग्नल रिदम सेंटर, ये सिग्नल भेजेगा रिदम सेंटर को। रिसेप्टर इन कहाँ पाए जाते हैं? रिसेप्टर कैरोटिड आर्टरी, और जो सिस्टमिक ओटा है वो एक आर्क बनाती है ऊपर, जैसे हार्ट के पीछे से ये मुड़ती है, और लोअर बॉडी ऑर्गन को जब सिस्टमिक ओटा जाती है तो वहाँ पे मुड़ती है, तो वहाँ पे एक आर्क चाप बनता है जिसको ओटिक चाप बोलते हैं, और कैरोटिड आर्टरी के ऊपर इसके सेंटर पाए जाते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया के सेंटर। आर्टरी आल्सो रिकॉग्नाइज चेंज इन CO2 H+ कंसंट्रेशन एंड सेंड सिग्नल टू रिदम सेंटर। ये कीमोसेंसिटिव एरिया है कि जब ब्लड में CO2 और H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिव हो जाएगा और रिदम सेंटर को सिग्नल भेजेगा। और इसके जो रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? सिस्टमिक ओटा और कैरोटिड आर्टरी के ऊपर कीमोसेंसिटिव एरिया के जो रिसेप्टर है वो पाए जाते हैं। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, यानी श्वसन की दर के निर्धारण में ऑक्सीजन का कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता श्वसन दर को निर्धारित करने में। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम, श्वसन दर को नियंत्रित करने में ऑक्सीजन की कोई ज़्यादा भूमिका नहीं होती, ज़्यादा कोई महत्व नहीं होता ऑक्सीजन का। तो किसका होता है? CO2 और H+ आयन की सांद्रता का महत्वपूर्ण भूमिका होती है श्वसन दर को बढ़ाने और घटाने में। इसके बाद डिसऑर्डर है, श्वसन से संबंधित रोग कौन से होते हैं? नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा है अभी? श्वसन से संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं? डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखते हैं। फर्स्ट जो डिसऑर्डर है वो आ रहा है अस्थमा। पहला डिसऑर्डर कौन सा है? अस्थमा। अस्थमा है अस्थमा में क्या होता है देखो, इट इज द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इट इज द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग विजिंग साउंड आती है, विजिंग साउंड ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। हम जानते हैं कि जो अपना श्वसन का जो पाथ है उसमें प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उनमें जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है और एक विजिंग साउंड निकलती है ना। दमा का मरीज होता है जब वो सांस लेता है तो उसकी सांस जब लेता है तो साथ में एक आवाज़ आती है जिसको विजिंग साउंड बोलते हैं। तो अस्थमा के मरीज में, अस्थमा का रोग किस में होता है? किस में होता है भी? जिनमें एलर्जी रहती है ज़्यादा उनमें अस्थमा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो वो है एम्फाइसीमा रोग। एम्फाइसीमा रोग में स्मोकिंग से संबंधित डिजीज़ है ये एम्फाइसीमा। एल्वियोलाई की वाल है उसमें हमने सरफेस एरिया पढ़ा था कि एल्वियोलाई का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा गैस एक्सचेंज उतना ही ज़्यादा होगा। जब एल्वियोलाई की वाल डैमेज हो जाएगी, एल्वियोलाई की वाल डैमेज हो जाएगी तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा जिससे गैसों का एक्सचेंज कम होगा और एक रोग हो जाता है जिसको कहते हैं एम्फाइसीमा। तो डैमेज ऑफ एल्वियोलाई वाल, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, मेजर कॉज सिगरेट स्मोकिंग, या स्मोकिंग करते हैं जो सिगरेट, उनमें एम्फाइसीमा रोग हो जाता है। और एम्फाइसीमा रोग में कुपिका की भित्ति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, कुपिका की भित्ति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है। कौन से रोग में? एम्फाइसीमा में। डैमेज एल्वियोलाई वाल, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, और मेजर कॉज है इसका होने का कारण है वो सिगरेट स्मोकिंग है ना। हेल्दी जो एल्वियोलाई है वो ऐसी होती है। निमोनिया में ऐसे थोड़ी बहुत डैमेज लिक्विड भर जाता है एल्वियोलाई में, निमोनिया रोग में एल्वियोलाई उनमें लिक्विड भर जाता है। एम्फाइसीमा में जो है एल्वियोलाई मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाती है जिससे बीच बीच में छेद हो जाते हैं एल्वियोलाई की वाल में, तो सरफेस एरिया कम हो गया। तो सरफेस एरिया कम हो गया तो एक डिजीज़ है श्वसन से संबंधित रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, वो है एम्फाइसीमा।
उसके बाद है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है वो क्या होता है, सर्टेन इंडस्ट्री में जो डस्ट का प्रोडक्शन होता है, जैसे कोई पत्थर की, जैसे मार्बल वगैरह बनता है तो वहाँ पे जो डस्ट है वो फेफड़ों में जाती है, तो वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाता है, यानी प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, जिसके कारण एक डिजीज़ हो जाता है जिसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो सर्टेन इंडस्ट्री प्रोड्यूस सो मच डस्ट सो डिफेंस mechanism of body cannot cope with the situation। लंग्स एक्सपोजर कॉज इन्फ्लामेशन, फेफड़ों में सूजन आ जाती है, लीडिंग टू फाइब्रोसिस, यानी प्रोलिफरेशन हो जाता है फाइब्रस टिश्यू का, और ये इट रिजल्ट इन लंग्स डैमेज, फेफड़े डैमेज हो जाते हैं। वर्कर इन सच इंडस्ट्री शुड वियर, यानी पहनने चाहिए प्रोटेक्टिव मास्क। जो इन इंडस्ट्री में काम करते हैं, इन इंडस्ट्री में जो काम करते हैं वर्कर, उनको मास्क पहन के रखना चाहिए, क्योंकि डस्ट जैसे ही सांस के साथ अंदर जाती है तो वहाँ पे फेफड़ों में सूजन आ जाती है। क्यों? क्योंकि फाइब्रोसिस हो जाता है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू का निर्माण हो जाता है, या उनकी मात्रा बढ़ जाती है फाइब्रस टिश्यू की, जिसके कारण फेफड़े डैमेज हो जाते हैं और ये लंबे समय तक श्वसन से संबंधित विकार उत्पन्न हो जाता है, जो कहलाता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये नॉर्मली हेल्दी लंग्स है और ये फाइब्रोसिस के कारण फेफड़े डैमेज हो गए, और ये फैक्ट्री में जो काम करते हैं वर्कर, उनको मास्क पहन के रखना चाहिए। चलिए, तो अपना ये चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये कंप्लीट हुआ। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक कोई और फिजियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।